हेलो वेलकम। तो मज़ा आ रहा है। हमने 3 लेक्चर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स का, ये चौथा लेक्चर है। थर्मोडायनेमिक्स के चौथे लेक्चर में सबका फिर से स्वागत है। आप सब अच्छे तो हैं, कुशल है ना। थर्ड लेक्चर हमने क्वेश्चन पे ख़त्म किया था, इस लेक्चर को भी क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 mole of an ideal gas undergoes a process P is equal to P naught upon 1 plus V naught by V whole square. Here P naught and V naught are constant. Change in temperature of the gas when volume is changed from V is equal to V naught to V is equal to 2 V naught is. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन आपके पास ये चारों दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है। ये हर कोई बना सकता है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा। तो मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो को आप कुछ देर के लिए पॉज करो और खुद से सॉल्व करके चेक करो क्या आपका आंसर सही था। कर लिया पॉज? ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT ये लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। हालांकि आइडियल तो कोई भी चीज़ होता नहीं है, क्या दुनिया में ना तो आइडियल इंसान हुआ है और ना ही आइडियल कोई वस्तु हुई है। तो PV इज इक्वल टू nRT को यूज़ करेंगे। आपसे पूछ रहा है T1 और T2 में अंतर क्या होगा। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर टू फाइंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू व्हाट। यही है क्वेश्चन में। चलिए अगर हम यहाँ लगा दें इक्वेशन T1 के लिए, यहाँ मैं क्या लिखूँ, T इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, PV अपॉन NR। चूँकि नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल, क्लियर। तो T1 इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, PV1 V अपॉन N, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू R, क्लियर है। P का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं हम। P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो T1 इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट अपॉन V का होल स्क्वायर। लेकिन कह रहा है ये T1 टेम्परेचर तब होगा जब V इज इक्वल टू V नॉट हो। तो यहाँ पे मैं V इज इक्वल टू V नॉट लिख देता हूँ। तो ये V नॉट कैंसिल हुआ, इसके जगह क्या आया 1। तो ये आ गया, आपको ऐसे ही लिख लो, V नॉट बाई V नॉट कैंसिल हुआ, ये आया 1 का स्क्वायर और इधर क्या बचा R। तो और V, ये V के जगह क्या लिखूँ मैं, ये तो प्रेशर की बात हो गई, ये हो गई हमारी प्रेशर की बात। P V बाई R रह गई, तो V के जगह यहाँ क्या लिखेंगे V नॉट, क्लियर है। देखो T1 इज इक्वल टू PV बाई NR, N की जगह 1 हमने पुट किया और ये R गैस कांस्टेंट, तो इस 1 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। और फिर से इस इक्वेशन के अनुसार P इज इक्वल टू P नॉट अपॉन V नॉट बाई V नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। V की जगह क्या बोला है क्वेश्चन में V नॉट और R यहाँ पैसे ही आएगा। तो इससे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा T1 इज इक्वल टू P नॉट V नॉट अपॉन 1, ये कट गया, क्या बचा इधर बचा 1 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है सबको पता है 1। इधर बच गया 1 और प्लस 1 2, ये आ गया 2R, ठीक है। आपको T1 इतना आ गया, चलो बढ़िया। सिमिलरली अब सेकेंड सिचुएशन, जब वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2 V नॉट हो जाए, उस केस में T2 निकालते हैं। तो फिर से वही इक्वेशन T2 इज इक्वल टू PV अपॉन NR। प्रेशर कितना है P नॉट अपॉन वॉल्यूम कितना है P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट बाई 2 V नॉट का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, ये हो गया हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम PV। वॉल्यूम कितना है 2 V नॉट बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 है और गैस कांस्टेंट R, क्लियर है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा T2 इज इक्वल टू P नॉट
2p0 v0 अपॉन 1+1/4 r। इसको अगर आप फिर से सॉल्व करो तो ये आता है आपको 5, ऊपर चला गया, आ गया आपको 4 8, इधर आ गया आपको 5, 8/5 p0 v0 बाय r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, है ना, कि T2 - T1 इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन में तो आपसे यही पूछ रहा है, T2 - T1 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ निकालते हैं हम, T2 - T1 इज इक्वल टू, T2 देखो क्या है 8/5, क्योंकि इसमें आप क्या कितना बार ऐसे भी करते हैं बच्चे कि चेंज इन टेम्परेचर T1 - T2 कर दिए। नहीं, कभी भी किसी चीज़ का चेंज पूछा जाए ना, भले वो आंसर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करो, ये यूनिवर्सल मान लो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कई एकदम ये बहुत छोटी बात है और बहुत बार गलती होती है। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। 8/5 कॉमन ले लिया, -1/2 यहाँ पे P0 V0 और R को कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये 5 2 10, इसका आएगा, इधर आ जाएगा 8 2 16 -5 11, 11/10 P0 V0 बाय R। ये आएगा आपको डेल्टा टी का वैल्यू। दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ मैं, इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 11/10 P0 V0 बाय R। कौन सा आंसर है, सेकंड। ठीक है, कितने का सही था आप खुद चेक करके बताना। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आइडियल गैस इक्वेशन पे 1-2 क्वेश्चन था, करवा दिया। अब अगला टॉपिक बढ़ते हैं, इसका नाम है वर्क डन बाय द गैस। एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कि आखिर गैस कितना वर्क डन करता है, उसका क्या एक जनरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा था वर्क पावर एनर्जी, उसको भी अपलोड कर देंगे, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, और फिर आगे पढ़ते हैं। आगे बहुत सारे चैप्टर है, अभी तो स्टार्ट ही है। चलो हेडिंग डालो, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस। इसमें मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, नहीं ज़्यादा बेटर होगा हम हॉरिजॉन्टल लें, थोड़ा समझने के लिए आसान होगा। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक हमने मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया है और इसमें गैस है, जो कि मान लेते हैं ये गैस कंटेनर का ढक्कन है। ठीक है, ये गैस यहाँ तक भरी हुई थी और ये पिस्टन है
इसमें एक दो एजम्पशन लेते हैं। पहला एजम्पशन कि इस गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर P है इस गैस का, ऐसे समझो, इस गैस का प्रेशर P है जो कि इस पिस्टन पे ऐसे प्रेशर P लगा रहा है, ठीक है, ये प्रेशर P है इस पिस्टन पे लगा रहा है, और प्रेशर लगाने के कारण ये पिस्टन क्योंकि मूवेबल है तो ये यहाँ से यहाँ चली गई, मूव करके यहाँ चली गई, और जिसके कारण इस कंटेनर में जो भी गैस है इस गैस का वॉल्यूम अगर इनिशियली ये V1 वॉल्यूम पे था और फाइनली ये V2 वॉल्यूम हो गई, ठीक है, यहाँ तक फैल जाने के कारण। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें एक चीज़ और लेना है एजम्पशन कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A मानते हैं, ठीक है। प्रेशर P लगा रहा है गैस इस पिस्टन पे, जिसके कारण ये पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई। हमें यही पता करना है कि ये गैस कितना वर्क की, इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क की, इसी चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और V1 से V2 हो गई, तो वर्क का तो एक ही फॉर्मूला होता है। अभी तक फॉर्म अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला तो एक ही है, वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे मानूं कि ये पोजीशन x1 है और ये पोजीशन कितना है, x2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये जो पोजीशन होगी ये डेल्टा x लिख सकते हैं। अगर हम वर्क निकालें तो हमें नहीं पता कि V1 से V2 तक, ये जो वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हुआ है उसके दौरान क्या कांस्टेंट रहा होगा। हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, जिसके कारण अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है वो सब। लेकिन अभी हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, उस केस के लिए हम ऐसा करते हैं कि जब ये पिस्टन बिल्कुल जरा सा डिस्प्लेस किया होगा, बहुत ही कम डिस्प्लेस किया होगा, अगर ये पिस्टन यहाँ से बिल्कुल यहाँ, केवल यहाँ आया होगा, बहुत ही कम, अभी तो दिखाने के लिए आपको मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत कम डिस्प्लेस किया होगा तो उस केस में ये जो हमारा पिस्टन है, तो उस केस में ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, इस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बहुत कम है, इसका नाम दे देते हैं डेल्टा एक्स, डी एक्स, इसका नाम क्या दिए, डी एक्स, बहुत जरा सा डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स, ठीक है। तो जरा सा डिस्प्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क तो नहीं किया होगा, बहुत ही ज़रा सा वर्क किया होगा, और वो वर्क उसका नाम क्या दे, इसका नाम देते हैं डी डब्ल्यू, ठीक है। क्या हो रहा है? तो इस वर्क डी डब्ल्यू को हम क्या लिखेंगे, बहुत कम वर्क किया, ये गैस पिस्टन को एकदम इसके जस्ट बगल में, इसको हम ऐसे कह सकते हैं इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी एक्स, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम पता करते हैं पहले, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स। अच्छा, फोर्स, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स कौन सा, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, एरिया कौन सा लूँगा, एरिया ऑफ द पिस्टन, ए क्या है, एरिया ऑफ द, सॉरी हाँ ये पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन ए लूँगा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स कितना आ गया, P इंटू ए, क्लियर है। तो डी डब्ल्यू जरा सा वर्क जो होगा वो होगा P A D X। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो अब ये तो बहुत कम वर्क हो गया, लेकिन हमारा पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो इस केस में टोटल वर्क डन निकालना है। तो कोई बात नहीं, हमें अगर जरा सा पता चल गया, वही जरा जरा सा जोड़ते जाएंगे, तो फाइनली
टोटल वॉल्यूम का मिल जाएगा, फाइनली टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इसको उसी जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्यों? ठीक है, डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब सोचो कि जब ये पिस्टन वॉल्यूम V1 पे था, यहाँ पे था, तो तब तो कोई डिस्प्लेसमेंट थी ही नहीं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट नहीं थी तो वर्क डन 0, यहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो कुछ वर्क किया dw। जब ये वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट कितना थी? अगर हम इसको, जैसे हमने कुछ देर पहले बताया था आपको कि अगर हम ये अपना रेफरेंस पॉइंट मान ले और यहाँ से हम लिखे x1, है ना, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, x1 आया था। तो ये जब x1 पे था तो वर्क डन 0 थी। जब ये फिर x2 पे आ गई, x2 पे आ गई तो ये टोटल वर्क डन W कर दी, है कि नहीं? यही हुआ। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आएगा, W इज इक्वल टू, अब हमें नहीं पता कि प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि एरिया ऑफ दिस पिस्टन, मूवेबल पिस्टन इज कांस्टेंट। एरिया तो एक बार जो पिस्टन बना दिए वो बना दिए, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें नहीं पता है प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं पता। इसलिए एक जनरल फॉर्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं, dW, इंटीग्रल dW इज इक्वल टू PA dx डेल्टा x लिखो, PA डेल्टा x, उसको भी इंटीग्रल लगा दो। हमें इसका भी नहीं पता प्रेशर कहाँ से कहाँ। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन आया, ये जनरल इक्वेशन आया, बिल्कुल जनरल। अभी हमें कोई प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमें यहाँ प्रोसेस बता दिया जाए कि हाँ भाई तुम, ये जो गैस है ये जब V1 से V2 वॉल्यूम में आई उस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं तब निकालते हैं वर्क कितना होता है। तो उस केस के लिए जो वर्क आएगा है बहुत आसान चीज़, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ आता है तो थोड़ा आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन ये कैसे आके यही चीज़ समझने में दिक्कत होती है। अगर हम टेकिंग प्रेशर एज ए कांस्टेंट, इफ P इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dW 0 से लेके वर्क डन W तक इज इक्वल टू, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एरिया कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, P इंटू ए बाहर आ गया, dx, ये डेल x, यहाँ dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से लेके x2 तक। और आपको पता है x2 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है डेल्टा x, ये डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1। अगर हमारा x2 x1 पोजीशन हमने बताया था, x1 x2, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा W इज इक्वल टू प्रेशर एरिया इंटू डेल्टा x। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो A इंटू डेल्टा x है ना, A इंटू डेल्टा x, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ अगर दिखाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक एरिया हो गया इंटू डेल्टा x, इसकी बात कर रहा है। देखो तो ये हो गया आपको एरिया ऑफ बेस इंटू दिस डेल्टा x हाइट। तो भैया A इंटू डेल्टा x का वैल्यू तो वॉल्यूम हो गया। क्यों वॉल्यूम होगा, नहीं समझ में आया? कोई भी सिलेंडर में, सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला लिखते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये लिखते हो ना। ये एच क्या होता है, ये हाइट होता है ना, हाइट होता है एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर एच, और एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या लिखते हैं, एच। हो गया ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वॉल्यूम। सिमिलरली ये भी, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये A इंटू डेल्टा एक्स, तो क्या मैं इस A इंटू डेल्टा एक्स को मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ, ये डेल्टा V, ध्यान से देखिए, ये क्या मैं इसको डेल्टा V लिख सकता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम? लिख सकता हूँ क्या, पक्का लिख सकता हूँ।
तो मैं इस केस में जब प्रेशर कांस्टेंट है तब हमें आया वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। लेकिन हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या आया था, dW इज इक्वल टू, आपको याद, अब कोई भी रखो इक्वेशन, ये भी रखोगे तो पर भी काम चलेगा, लेकिन ये कब जब प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन ये जनरल इक्वेशन है वर्क डन का, P इंटीग्रल P एट डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय गैस। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आप सब सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, हालांकि ये पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन लिख लो अभी। मैं ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं, बस फटाफट जो भी मेन चीज़ होता है डायरेक्ट में लिखवा दिया, ऐसा नहीं कि लिखवाया जा रहा है, वो बोर्ड टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट लिखो नोट डाल के कि इन आइसोबेरिक प्रोसेस, इन आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। आइसोबेरिक प्रोसेस में, इन आइसोबेरिक प्रोसेस वर्क डन कितना होता है, वेयर P इज कांस्टेंट, है ना, तो वर्क डन कितना होता है P इंटू डेल्टा V। ठीक है, आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होगा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक, ये नोट डाल के पॉइंट लिख लेना। ठीक है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन W इज इक्वल टू, अब प्रेशर बढ़े या कम हमें क्या पता है, लेकिन डेल्टा V तो होता ही है। डेल्टा V कितना होता है, 0, और डेल्टा V 0 है तो वर्क डन कितना होगा, 0। ये दो पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा अभी कुछ देर बाद हम लोग जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगला हेडिंग क्या है, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, पैसेंसली देखना। ठीक है, और ज़्यादा स्लो हो रहा होगा तो पहले ही बताएं, स्पीड थोड़ा फास्ट कर लेना। प्रोसेस तो बहुत है, हमें कुछ ही प्रोसेस पढ़ने हैं। जैसे पहला है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस, एक बार नाम लिख देता हूँ कौन कौन से प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, और तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथा है एडियाबैटिक प्रोसेस, पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस, और छठा है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार पूछ देते हैं क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, इसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एकदम पैसेंसली देखते जाओ। मैं पहले ही लेक्चर में बताया था कि एक एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा ना कि नीट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम गलत कर दोगे इस चैप्टर का, हो ही नहीं सकता ये, अगर अच्छे से आप ध्यान से सुन रहे हो मेरे वीडियो को तो। ठीक है, नोट कर लिए होगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस से। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जो बहुत ही कॉमन सी बात है सारे प्रोसेस का, वो मैं बता देता हूँ। हम लोग ये सब जो प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसमें 3 काम करेंगे हर एक प्रोसेस में। मैं पहले अभी बता दे रहा हूँ क्या काम है।
वर्क डन, इक्वेशन और ग्राफ, तीन चीज़ ही हमें पूछा भी जाता है और हमें पढ़ना भी है। वर्क डन, इक्वेशन ऑफ ऑल प्रोसेस, इक्वेशन एंड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से डर लगता है क्या? हमें तो लगता था भैया, बहुत बहुत डरता था मैं। हालांकि जब डरता था तब डरता था, अब नहीं डरता हूँ। तो वर्क डन का क्या आएगा फॉर्मूला, इक्वेशन, हर एक प्रोसेस का क्या इक्वेशन होता है, और अलग अलग ग्राफ, जैसे पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। पीवी दे दिया, उसको वीटी में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर वीटी दे दिया और पीटी में कन्वर्ट करना है तो वो सब किया जा सकता है। सब आराम से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालता हूँ, इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि अगर मैं 1.5-2 घंटे का एक वीडियो डाल दूँगा तो आप सब खुद ही पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। यही कारण है कि मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप करके डालता हूँ। एक साइकोलॉजी है कि अरे 10 मिनट का वीडियो है, चलो 10 मिनट देख लेते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू।